आज स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। वॉल्यूम 1 पूरी पार्टनरशिप पे थी। देखो पार्टनरशिप एक अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था हमारा, ठीक है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनीज अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पढ़ने जा रहे हैं हम। तो कंपनी एक अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पार्टनरशिप में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से पार्टनरशिप को खोलना है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वहां पर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन का, ठीक है। अब इस वाले बुक के अंदर हम अभी पूरी कंपनी तो नहीं पढ़ने वाले हैं, कंपनी अकाउंटिंग बहुत बड़ी है, हम यहाँ पर पूरी कंपनी अकाउंटिंग तो नहीं पढ़ने वाले हैं, बट उससे रिलेटेड 2 एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी हम कंपनी को खोलते हैं, आपने क्लास 11th में फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाम का आपका एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, उसमें आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत डिटेल में पढ़ा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को खोलने का प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेजेस होती हैं। तो वहां पर आपने पढ़ा था क्या कि सबसे पहले होता है प्रमोशन। पहली स्टेज होती है कंपनी को खोलने की प्रमोशन। प्रमोशन स्टेज का मतलब होता है कि आपके पास एक आइडिया आया है कि आपको एक कंपनी खोलनी है, जहां पर एक प्रमोटर होता है उस आइडिया को लेकर आता है और कंपनी को इनकॉर्पोरेशन तक की स्टेज तक लेकर जाता है। तो सेकेंड स्टेज ही होती है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। थर्ड स्टेज होती है आपकी कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ये वही स्टेज है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर वो वही स्टेज है, यही समझ लो कि वही स्टेज है। देखो जब भी आप किसी कंपनी को खोलते हो तो आपको पैसों की जरूरत होती है, आप कोई भी बिजनेस खोलते हो आपको पैसों की जरूरत होती है। तो जब हम किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए भी हमें पैसों की जरूरत होती है। अब वो पैसे किस तरीके से इकट्ठे किए जाते हैं, देखो 2 तरीके हैं पैसे को इकट्ठे करने का, या तो हम बाहर से पैसा लें या अपना खुद का पैसा इस्तेमाल करें। तो जो फाइनेंस है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स मतलब बाहर का पैसा, ऑनर्स फंड मतलब खुद का पैसा। खुद का पैसा यहाँ क्या होता है, शेयर्स होते हैं। अभी शेयर्स क्या होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वॉल्यूम में 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है ऑनर्स फंड और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है बोरोड फंड्स। इसका मतलब ये बुक हमें ये बता रही है कि एक कंपनी अपने पैसों का इंतजाम कैसे करती है, कैसे उसके पास पैसा आता है, ऑनर फंड से कैसे आता है और बोरोड फंड से कैसे आता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर शेयर्स की। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम पढ़ना सीखेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये शेयर क्या है, सबसे पहली बात तो ये शेयर्स क्या है। शेयर को अगर हम वैसे डिफाइन करें तो हम क्या बोलते हैं उसे, हिस्सा। अब ये हिस्सा कैसे है, सपोज करो कि किसी कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। किसी कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो उसने 10 लाख रुपए ना वो एक बारी में नहीं मांगती, क्योंकि अगर 10 लाख रुपए एक ही जने से ले लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। हम एक जने से नहीं ले रहे वो 10 लाख रुपए, क्योंकि जब हम किसी को हिस्सा देंगे तो उसका उतना राइट भी आ जाएगा हमारी कंपनी के ऊपर, कंट्रोल भी हमारा चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस 10 लाख रुपए को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा मैं इन 10 लाख रुपए को डिवाइड कर देती हूं 1 लाख कुछ यूनिट्स में। मैंने उस हिस्से को यूनिट का नाम दे दिया कि कुछ यूनिट्स में डिफाइन कर देती हूं, और 1 यूनिट ना 10 रुपए की है, कि अगर आप 1 यूनिट खरीदोगे तो 10 रुपए की वो 1 यूनिट मिलेगी आपको। मैंने 10 लाख रुपए की मुझे जरूरत थी, ठीक है, मुझे अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगानी है। कैपिटल तो समझते हो ना, कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। तो मैंने कहा मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो उस 10 लाख को मैंने अलग अलग यूनिट में बांट दिया। मैंने टोटल 1 लाख यूनिट में उसे बांट दिया और मैंने कहा 1 यूनिट 10 रुपए की है। तो देखो ना 1 लाख इंटू 10, 10 लाख बन जाएगा ना। आपने कहा जी मेरे पास तो पैसे, क्योंकि हो सकता है किसी के पास पूरे 10 लाख रुपए ना हो आपको देने के लिए, बट वो आपकी कंपनी में पैसे लगाना चाहता है। आपने कहा कि मैं तो 20 यूनिट खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है 20 यूनिट खरीदने 10 रुपए के हिसाब से लेके आ जाना, यानी कि कितने पैसे ले आना, 20 यूनिट खरीदनी है 10 रुपए के हिसाब से खरीदनी है ना, तो 20 इंटू 10, 200 रुपए लेके आ जाना मेरे पास। देखो 200 रुपए ही खर्च हुए सिर्फ, और उस कंपनी में आपको हिस्सा मिल गया, ठीक है। तो ये जो हमने यूनिट बांटी ना, इसे ही बोलते हैं हम शेयर। शेयर कोई सामान नहीं होता है, शेयर जस्ट एक राइट होता है। क्यों राइट होता है, क्योंकि आपने उस कंपनी के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो शेयर क्या है, दिस इज अ यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। तो शेयर क्या है कि कंपनी की कैपिटल को हमने कुछ यूनिट्स में बांट दिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर।
अब ये शेयर ना हमारे पास दो तरीके के हैं, इनके दो तरीके की क्लासेस होती हैं। एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर और एक होता है हमारा इक्विटी शेयर्स। ये भी सब आप पढ़ के आ चुके हो। अब प्रेफरेंस शेयर्स को मैं तो जब बोलती हूँ ना, तो मैं तो बोलती हूँ ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये रिलेटिव्स होते हैं, ये भी पैसा लगा रहे हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है। हाँ, बुरे लगते हैं, हाँ होते भी हैं ये बुरे थोड़े से। और ये हमारे ब्लड रिलेशन वाले हैं, खून के रिश्ते, ठीक है। इनको मैं बोलती हूँ ये रिलेटिव्स हैं, इनको मैं बोलती हूँ ब्लड रिलेशन है। क्योंकि देखो ये ना सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पैसा देते हैं हमारे। सपोज करो मैं अपना कोई बिजनेस शुरू कर रही हूँ, मैंने अपने घर वालों से पैसा मांगा और मैंने अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगा, तो मेरे घर वाले तो मुझसे कभी पैसा वापस नहीं मांगेंगे। अच्छे घर वाले होंगे तो ताना भी नहीं देंगे, ताना दे देंगे कभी कभी, लेकिन अगर अच्छे घर वाले होंगे तो कहेंगे ठीक है पैसा लगा दिया तो लगा दिया बच्चे के ऊपर, ठीक है। वो पैसा नहीं मांगेंगे। कब मांगेंगे? एक बार को कमाने लग जाओ। बिजनेस बंद हो गया तो कहेंगे कि भाई बंद हो गया तो सामान बेचोगे तो पैसा आएगा ना, तो हमें कुछ तो हमारे हाथ में दे दो। वो भी तब कहेंगे अगर बच गया तो भाई, उसमें भी ना वो क्या कहेंगे कि भाई तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया ना, सामान बेचो, पहले बाहर के कर्जा उतारो जाके, जो तुमने बाहर के कर्जे ले रखे हैं ना पहले उनको उतारो जाके, वरना वो हमारे घर में आके खड़े हो जाएंगे। बाहर के कर्जे उतारो। और ये जो रिश्तेदारों का पैसा ले रखा है, मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया था, बाहर वालों से लेकर भी लगाया था, रिश्तेदारों से लेकर भी लगाया था, अपने खुद के पेरेंट्स से लेकर भी लगाया था। तो उन लोगों ने कहा ऐसा करो, तुम्हारा बिजनेस बंद हो चुका है ना, कोई बात नहीं, पहले सबसे पहले तो बाहर वालों की कर्जदारी उतार के आओ, फिर रिश्तेदारों की उतारो। तुम नहीं भी जाओगे तुम्हारे घर में आ ही जाएंगे वो किसी ना किसी तरीके से। और उसके बाद अगर बच जाए तो हमें दे देना, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, मत देना। और ये मांगेंगे कब? सिर्फ जब तुम्हारा बिजनेस बंद हो रहा होगा, उससे पहले बीच में कुछ नहीं मांगने वाले। मतलब पैसा नहीं मांगेंगे, जो पैसा इन्होंने आपके बिजनेस में लगा दिया है वो नहीं मांगने वाले, ठीक। दूसरी बात, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पैसा देते हैं। ये देते हैं ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए पैसा, इससे ज्यादा के लिए नहीं। अब देखो क्यों मैं इनको रिश्तेदारों को कहती हूं। अब देखो आपको पता है कि आप किसी बिजनेस से पैसा लगा रहे हो, देखो भाई हमारे घर वाले भी बिजनेस से पैसा लगाते हैं, तो भले ही वो ऊपर से कुछ ना बोले पर अंदर से तो उनकी इच्छा है ना कि आप उन्हें कुछ दो। बिजनेस में से प्रॉफिट कमाओगे तो कुछ तो दोगे, घर लाके कुछ तो बच्चा देगा ना आपने, कि देखो भाई आपने में पैसा लगाया मेरे बिजनेस में तो थोड़ा सा तो पैसा आप भी लो। बट पैसा इन्होंने भी लगाया, पैसा इन्होंने भी लगाया, लेकिन जैसे ही तुम्हें प्रॉफिट होगा इनकी आंखें सबसे पहले आ जाएंगी तुम्हें देखने के लिए, ये सबसे पहले आएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स, इनका नाम भी जो है ना प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब होता है इनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं। क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं? कि जब भी आपको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलने वाला होता है, अच्छा जो लोग शेयर से पैसा लगाते हैं उनको बोलते क्या है? शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं उन्हें? शेयर होल्डर्स। तो जब भी प्रॉफिट में से उनको हिस्सा मिलने वाला होता है, प्रॉफिट का पार्ट जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, शेयर होल्डर को शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने के बदले में जो रिटर्न मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड। तो जब भी डिविडेंड मिलने वाला होता है तो उस डिविडेंड में सबसे पहला हक इनका होता है। हमने इनको राइट दे दिया कि ले लो प्रॉफिट हो गया है, सबसे पहले तुम अपना डिविडेंड पकड़ो, ठीक। उसी तरीके से जब कैपिटल वापसी हो रही होती है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो रहा होता है, रीपेमेंट कब होती है? वाइंडिंग अप के टाइम पे। कब होती है रीपेमेंट? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? बिजनेस का बंद होना, कंपनी बंद होना, ठीक है। तो जब कंपनी बंद हो रही होगी उस टाइम पर जब आप पैसे वापस कर रहे होगे तो एक लाइन के अंदर ये दूसरे नंबर पे खड़े होंगे, थर्ड पार्टी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। इनको ये दो राइट्स दे दिए। क्या राइट्स दे दिए? कि भाई आपको सबसे पहले डिविडेंड आपको मिलेगा, इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड आपको मिलेगा, इक्विटी वालों से पहले पैसा हम आपका वापस करेंगे, ठीक है। ये दोनों राइट किसके लिए? ये बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई? अब भाई तुम इतना सब कुछ ले रहे हो तो कल को ना हमारे बिजनेस में वोटिंग वगैरह भी होती है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जा रहे हैं, डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसके लिए वोटिंग होती है। तो तुम क्या तब भी आओगे हमारे घर में? तब नहीं, हम तुम्हें कहेंगे, हमने तुम्हें कहा पैसा मिल रहा है ना, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो कोई वोटिंग राइट नहीं देंगे हम आपको। प्लस भाई तुमने पैसा लगा दिया, तुम्हें बदले में रिटर्न मिल रहा है, हमारे घर में आके ताकाजाकी करने की जरूरत नहीं है। कौन ताका? हमारे बिजनेस में पैसा हमारे घर वालों ने भी लगाया, तुमने भी लगाया है, बट तुम्हें रिटर्न मिल रहा है, हमारे घर वाले तो रिटर्न मांग नहीं रहे, वो कहते हैं होगा तो दे देना, नहीं होगा तो मत देना। पर तुम तो इतने नालायक हो, तुम तो लेके जाओगे। तो भाई हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी अगर हमें कोई डिसीजन लेना है ना, तो फिर तुमसे नहीं पूछेंगे हम, किससे पूछेंगे हम? इक्विटी वालों से। तो
तो इनके पास ये वाले 2 राइट तो नहीं होते, लेकिन अपने 2 राइट्स है इनके पास, क्या कि इनको वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं और ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये 2 राइट इनके पास नहीं है। अब डिफरेंस समझ में आ गया, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है और इक्विटी शेयर्स क्या है, ये आप सब कुछ पढ़ के आ चुके हो पहले, बस एक बार रिवाइज होगी। तो अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। आपको यहाँ पे कुछ कैटेगरीज देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में शेयर कैपिटल की। ये जो इक्विटी और प्रेफरेंस है इनकी भी कैटेगरीज हैं। क्या? सबसे पहले होती है हमारी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ये होती है बेसिकली किसी भी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल, यानी कि आप कहोगे दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू करके जो मैक्सिमम पैसा एक कंपनी इकट्ठा कर सकती है वो ऑथराइज्ड होता है। ऑथराइज्ड मतलब क्या हो गया? आपने अथॉरिटी ले रखी है कि इतना पैसा आप शेयर्स के टर्म्स में ले सकते हो। हर कंपनी को रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी एक ऑथराइज्ड कैपिटल फिक्स करनी पड़ती है। याद है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें एक कैपिटल क्लॉज होता है, तो उस कैपिटल क्लॉज में ये ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी हुई होती है। आपने स्टार्टिंग में ये काम करा है, सपोज आपने 1 करोड़ की कैपिटल ऑथराइज करा ली, तो आप 1 करोड़ तक का पैसा शेयर्स के टर्म्स में इशू कर सकते हो। अब कल को आपको लगता है कि आपको बढ़ानी है अपनी ऑथराइज कैपिटल, तो बढ़ा सकते हो, बट उसके लिए फिर से रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी करके फीस वगैरह देके वो काम हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आती है ऑथराइज के बाद आती है इशूड। देखो मैं ना इनको कुछ नाम दूंगी। ये ऑथराइज्ड कैपिटल है, वो होती है ना ददिया सास, घर में होती है ना एक ददिया सास, चाहे वो कितनी बुढ़ी हो चलती उसकी है, चाहे जान हो या ना हो, लेकिन अकड़ पूरी होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये वो है। उसके बाद ददिया सास के नीचे कौन आएगी? सास भाई, सास, सास। और सास के नीचे कौन आएगी? बहू, क्योंकि सास भी कोई बहू थी। अच्छा देखो, क्या ये बहू इन 2 से आगे बढ़ सकती है? क्या ये सास अपनी ददिया सास से आगे बढ़ सकती है? कभी नहीं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट चलता है। इशूड कैपिटल, कैपिटल क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ये इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है, जो कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। अब होती क्या है ये? आपके पास सपोज करो मैंने कहा ना कि 10 लाख रुपए की आपको जरूरत थी, याद है आपको? आपने उसे 1 लाख शेयर्स में डिवाइड किया था, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है कि आप 1 लाख शेयर्स एक साथ इशू कर दो भाई, एक साथ ही आप पूरे अपने ऑथराइज्ड कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करते। आपने क्या किया? 1 लाख में से 20,000 शेयर्स बेचने के लिए निकाल दिए, ऑफर कर दिए पब्लिक को। शेयर्स किसको ऑफर किए जाते हैं? पब्लिक को। पहली बात हम यहाँ पे पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो शेयर्स इशू कर नहीं सकती ना पब्लिक को, ठीक है। तो आपने पब्लिक को 20,000 शेयर्स ऑफर कर दिए। तो ये जो आप ऑफर कर रहे हो ना, दिस इज योर इशूड कैपिटल। ये ऑफर है। किसका पार्ट है ये? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें टोटल 10,000 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, पर मैं 10 के 10,000 चॉकलेट्स नहीं बेचना चाहती हूं। मैंने उसमें से क्या किया? 10,000 में से सिर्फ 1,000 चॉकलेट्स निकाली बेचने के लिए। तो ये जो 10,000 डब्बे में रखी हुई हैं, और डब्बा ना 10,000 बढ़ चुका है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता इसके अंदर, पर इसमें से मैंने 1,000 निकाल दिए हैं, तो ये मैंने बेचने के लिए निकाला ना बाहर, ऑफर कराना मैंने बाहर, तो ये मेरा इशूड कैपिटल है, ठीक है। अब उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब जरूरी थोड़ी है मैंने 1 लाख में से कितने शेयर्स इशू करे थे? 20,000। क्या 20,000 ही बिक गए होंगे? मतलब अभी सिर्फ हमने ऑफर किया है। मैंने कहा कि ऑफर, मैं बेचने जा रही हूं, मैं चाह रही हूं कि आप मेरे 20,000 शेयर्स के लिए आके एप्लीकेशन मुझे देकर जाओ। अभी एप्लीकेशन क्या बोल दिया मैंने? अप्लाई करके जाओ, ठीक है। मैंने बोला अप्लाई करके जाओ। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ 10,000 के लिए ही लोग आए मांगने के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ 10,000 ही लोग शेयर्स मांगने के लिए आए, या ऐसे भी हो सकता है 25,000 आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल।
Subscribed capital is a part of issued capital for which the public has subscribed. पर क्या ये कभी भी इशूड से ज्यादा हो सकती है? मैंने 20,000 निकाले अगर बेचने के लिए शेयर्स ऑफर करे, तो क्या मैं 20 से ज्यादा दे सकती हूँ? मैंने यहाँ 1000 चॉकलेट बेचने के लिए निकाली है, क्या 1000 से ज्यादा दे सकती हूँ? निकाली 1000 है और निकाल नहीं सकती, मैं 1000 से ज्यादा नहीं निकाल सकती हूँ, तो नहीं बेच पाएंगे ना। तो क्या सब्सक्राइब्ड कैपिटल कभी इशूड कैपिटल से ज्यादा होगी? अगर कभी ज्यादा होगी तो उसको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? द मैक्सिमम कैपिटल, जो किसी भी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल को शो करता है। उसमें से कुछ शेयर्स हम पब्लिक को इशू करते हैं, पब्लिक को देते हैं, ऑफर करते हैं, फिर उसमें से कुछ शेयर्स को हमारी पब्लिक अप्लाई करती है, सब्सक्राइब करती है। वो इशूड के बराबर भी हो सकते हैं, पूरे 20,000 के लिए भी आपके पास एप्लीकेशन आ सकती है, मतलब वो कह सकते हैं कि लाओ हमें दे दो, उससे कम भी कह सकते हैं, पर कम कितना कह सकते हैं उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने 20,000 किए और सिर्फ 2,000 के लिए मेरे पास लोग आ रहे हैं लेने के लिए, ऐसा भी नहीं होता, उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया सबको? अब ये सब्सक्राइब्ड की कहानी है। और अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहां पर आपको बताऊंगी एक कंसेप्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। अभी है क्या? मैंने कहा मेरे पास एक बॉक्स था जिसके अंदर 10,000 चॉकलेट्स थी, उसमें से मैंने 1000 निकाली कि ये मैं ऑफर कर रही हूं। मैंने आपके सामने एक दूसरे बॉक्स में 1000 चॉकलेट्स पलट के रख दी है। मैंने कहा ये बॉक्स सामने रखा हुआ है, जिस जिसको खरीदनी है हाथ खड़ा कर लो, जिस जिसको खरीदनी है भाई हाथ खड़ा कर लो, ठीक है। अब मैंने देखा 1000 चॉकलेट्स के लिए 100 ही हाथ खड़े हुए सिर्फ। मैंने कहा मैं बॉक्स नहीं खोलूंगी, अब किसी को भी नहीं मिलती। मैंने वापसी बॉक्स पैक करा और घर लेकर चली गई। क्यों? तुमने कौन सा मेरे को पैसे दे देते तो मैं वापसी कर दूंगी। अगर मैंने एडवांस पेमेंट ले ली आपसे तो वो पैसा वापस कर दूंगी मैं आपको, घर कुछ नहीं लेके जाऊंगी, मैं अपना बॉक्स पैक करके निकल लूंगी। तो आपने कहा ऐसे कितनी रिक्वायरमेंट है आपको, कब बॉक्स खुलेगा ये, कब हमें मिल जाएंगी वो चॉकलेट्स? मैंने कहा कम से कम 90% ऑफ इशूड कैपिटल। आप जितना ऑफर कर रहे हो, अगर उसके 90% तक के लिए सब्सक्रिप्शन आ गया तो बॉक्स खुलेगा और सबको मिल जाएगी, अदरवाइज मेरा बॉक्स पैक हो जाएगा। मैंने आपसे जो पैसे लूंगी मैं आपको पैसे लेकर मतलब पैसे मैं आपको वापस देकर अपने घर चली जाऊंगी। तो अगर मैंने 1000 चॉकलेट निकाली थी, ऑफर करी थी, कितने के लिए हाथ खड़े हो जाने चाहिए? 900 के लिए। 900 से ज्यादा हो जाए, 1000 तक चले जाए, कोई दिक्कत बात नहीं है, 900 से कम नहीं होने चाहिए। अगर कम हुए तो भाई वापसी देना पड़ेगा मुझे पैसा वापस, मेरा डब्बा पैक और गए, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन कब आपका कंप्लीट माना जाता है? जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया क्या है? 90% ऑफ इशूड कैपिटल। समझ आ गई यहां तक बात? अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी दो तरीके की है, मैंने आपके सामने लिखा है फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। अब फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 20,000 शेयर्स ऑफर कर रही हूं। अभी 20,000 ऑफर किए थे ना, मैंने आपको कितने शेयर्स ऑफर करे थे? 20,000 शेयर्स ऑफर करे थे और 10 रुपए का एक शेयर था। सारे शेयर होल्डर्स अच्छे वाले होते होंगे, कुछ नालायक भी तो होते होंगे जो थोड़े सारे एक पैसे दे देते होंगे टाइम से, ना कुछ नहीं भी देते होंगे। तो भाई मेरे को ये पता चला कि 20,000 शेयर्स जो मैंने कुछ शेयर होल्डर्स में से बांट रखे थे, उसमें ना मेरा एक शेयर होल्डर ऐसा है, मेरा एक शेयर होल्डर ऐसा है, उसने मुझसे 2000 शेयर्स खरीद रखे हैं। कितने शेयर्स खरीद रखे हैं? 2000। भाई उसने ना मुझे पैसा नहीं दिया। कितना पैसा नहीं दिया? उसने ना मुझे 3 रुपए नहीं दिए, टोटल सिर्फ 7 रुपए दिए उसने मुझे अब तक। नहीं है बात समझ में? जरूरी नहीं है 10 रुपए एक साथ ही मांगे जाए, तोड़ तोड़ के भी मांगे जा सकते हैं। हर शेयर के 7 रुपए दे दिए, हर शेयर के 3 रुपए बचे। देखो सपोज करो कि मैंने 10 रुपए का एक शेयर बोला है ना आपसे, तो मैं आपसे ऐसे ही मांग सकती हूँ कि पहले मुझे अभी 2 रुपए दे दो पर शेयर के हिसाब से, फिर 3 रुपए दे दो, फिर 4 रुपए दे देना, फिर 1 रुपए दे देना, मतलब इस तरीके से मैं आपसे मांग सकती हूँ पैसे। तो 10 रुपए को मैं ऐसे तोड़ तोड़ के भी मांग सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो भाई उसने क्या किया, 7 रुपए तक तो पैसे दे दिए थे, 3 रुपए नहीं दिए उसने मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा बताओ फुल्ली पेड अप क्या है? पेड अप का मतलब क्या होता है? कितना टोटल पैसा आ गया। तो मेरे को 20,000 शेयर्स में से कितने शेयर्स पे सारा पैसा आ गया, पूरे 10 रुपए आ गए 20,000 में से?
टोटल 20,000 शेयर्स थे, मैंने कहा मेरा एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2,000 शेयर्स हैं, उसने मुझे 3 रुपए नहीं दिए, तो ऐसे कितने शेयर्स हैं जिन्होंने मेरे को सारे पैसे दे दिए? 20,000 में से 2,000 माइनस कर दो, कितने बचे? 18,000। तो जब मुझे फुल्ली पेड अप लिखना होगा ना, तो मैं लिखूंगी 18,000 शेयर्स पे मुझे 10 रुपए के हिसाब से पूरा पैसा आ गया, तो ये तो मेरे फुल्ली पेड अप हो गए। अभी भी मुझे पैसा मिलना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ है भाई, था तो 10 रुपए के हिसाब से, पैसा मेरे पास आना कितना था इनके पास से? 20,000 आने थे, लेकिन कुछ पैसा अभी भी रह गया। कितना रह गया? 2,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से पैसा अभी भी रहता है, यानी कि 6,000 रुपए अभी भी रहते हैं। तो कितने पैसे मिल गए मुझे इन शेयर्स पे? 14,000। यहां तो मैं कह दूंगी यहां तो मेरे पास पूरा आ गया 1,80,000, लेकिन वहां पर मेरे पास 20,000 आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी 6,000 बकाया है, तो 14,000 आ चुके हैं। तो मैंने इनको 2 कैटेगरी में बांट दिया, जिन्होंने सारा पैसा दे दिया वो फुल्ली पेड अप है, जिन्होंने सारा पैसा नहीं दिया वो नॉट फुल्ली पेड अप है, ठीक है। अब 2 कंसेप्ट और समझो, कॉल्ड अप और एक होता है अनकॉल्ड अप, ठीक है। मेरा शेयर टोटल 10 रुपए का है, ठीक है, मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 3 3 2, ठीक है। मैंने कहा 10 रुपए में से मैंने आपसे सिर्फ इतना ही पैसा मांगा। कितने पैसे मांग लिए मैंने 10 में से आपसे? कितने पैसे मांग लिए? 8। तो जो पैसा मैंने मांग लिया उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं उसे? कॉल्ड अप कैपिटल। जो पैसा हम मांग लेते, कॉल्ड का मतलब क्या है? कॉल, मांगना, 2। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या है? जो पैसा हमने मांग लिया उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। कितना नहीं मांगा? 2 रुपए, तो वो अनकॉल्ड हो गए। टोटल 10 रुपए का शेयर है, 8 मैंने मांग लिया है, 2 मैंने नहीं मांगा है, तो जो मांग लिया वो कॉल्ड अप है, जो नहीं मांगा वो अनकॉल्ड अप है, ठीक। ऐसे ही जैसे यहां पर आप पेड अप तो पढ़ चुके हो ना, एक होता है अनपेड अप। अब पेड अप का मतलब क्या है? जो पैसा मैंने मांगा और मुझे मिल गया। अनपेड अप का मतलब है कि मैंने यहां पे 8 रुपए मांगे थे, मैंने 8 मांगे, उन्होंने मुझे उसमें से 3 रुपए नहीं दिए। 8 मांगे इज कॉल्ड अप, 3 रुपए नहीं दिए इज अनपेड अप, ठीक है। मांगा और नहीं मिला उसे क्या बोलेंगे? अनपेड अप। पहली बात तो पैसे मांगने को क्या कहते हैं, एक बार रिवाइज करो जरा। पेड अप, कॉल्ड अप, ज्यादा वो मत हो। सबसे पहले कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? जो पैसा हमने मांग लिया। अनकॉल्ड क्या होता है? जो पैसा हमने नहीं मांगा। फिर उसके बाद पेड अप क्या है? पैसा मांगा और मिल गया, ठीक है, उसे पेड अप कहते हैं। जब पैसा मिलना इज पेड अप। हमने पैसा मांगा और हमें पैसा नहीं मिला, अनपेड अप, ठीक है। समझ आ गई ना बात यहां तक?